नमस्कार साथियों। भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी जो कक्षा है उसमें पीवाई की जो क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें एमपी सेट 2022, 2024, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022, 2024 और हरियाणा और जो गुजरात जो सेट का एग्जाम हुआ है उन सभी के जो पीवाईक्यू हैं वो भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की जो आई हुई हैं वो आज की कक्षा उसमें लिए गए हैं। और जो प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे तो आप उसका जो अंदाजा है वो लगेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। ये जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र है इस साथ में कुछ फैक्चुअल भी है तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन इसमें जो अधिकतर जो मामला है वो फैक्चुअल वाला है। लेकिन साथ ही में इसमें जो जब पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आएंगे तो उसमें अरस्तु के चाहे वो अनुकरण सिद्धांत हो, आई रिचर्ड्स का मूल्य, काव्य भाषा या संप्रेषण सिद्धांत हो, टी.एस. एलियट का परंपरा या निर्विकता का सिद्धांत हो, या फिर अरस्तु का ट्रेजेडी और विरेचन सिद्धांत, तो वहां पर है वो आपके लिए कॉन्सेप्ट की भी जरूरत है। या फिर लॉन्जेनाइस का जो उदात्त सिद्धांत हो, तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए और वहां पर आपको फैक्चुअल डाटा भी चाहिए। तो इन प्रश्नों में आपको कॉन्सेप्चुअल के साथ में जो फैक्चुअल डाटा है वो सभी की जो चीज़ है वो इसमें नजर है वो इन प्रश्नों में नजर आएंगी। तो आज के सेशन का हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ये टाइपिंग एरर हो गया है, ये है मूल्य सिद्धांत। तो इसमें क्या है, मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत के प्रणेता इनमें से कौन है? तो आप लोग बताइए कि इसमें से जो मूल्य सिद्धांत के जो प्रणेता है वो कौन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ है कि मूल्य सिद्धांत के जो प्रणेता है वो कौन है। ऑप्शंस हैं सुकरात, प्लेटो, रिचर्ड्स और क्रोचे। तो आप लोग बताइए कि इसमें जो मूल्य सिद्धांत के जो प्रणेता हैं वो कौन है। सोक्रात, प्लेटो, रिचर्ड्स और क्रोचे। क्रोचे का जो सिद्धांत वो महत्वपूर्ण है, वो है क्रोचे को का है वो है अभिव्यंजनावाद। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोचे का कौन सा सिद्धांत वो महत्वपूर्ण है तो वो है अभिव्यंजनावाद। और ये जो क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है इसको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो जो कुंतक का जो वक्रोक्ति उसका जो बलायती उत्थान है वो उसके संदर्भ के रूप में है वो संदर्भित करते हैं। सुकरात और प्लेटो, सुकरात है उन्होंने जो काव्य का जो है वो जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। उनका जो अनुकरण सिद्धांत है वो बताता है कि जो कोई कवि या कलाकार होता है वो उस जीवन के जो सत्य है उससे वो 3 गुना जो दूर है वो होता है। तो सुकरात और प्लेटो के जो सिद्धांत हैं उनमें एक तो है अनुकरण सिद्धांत। हालांकि सुकरात और प्लेटो के दोनों के जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें जो कई चीजें हैं वो नजर आएंगी और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी नजर आएगा। तो सुकरात और प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत और ये जो आई रिचर्ड्स है इनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है मूल्य सिद्धांत। इसके अलावा इनका 2 सिद्धांत और महत्वपूर्ण है, वो है संप्रेषण सिद्धांत आई रिचर्ड्स का और दूसरा है काव्य भाषा सिद्धांत। तो आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत के अलावा संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत, इन 3 सिद्धांतों को वो आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने साधारणीकरण की स्थिति है वो योग की मधुमती भूमिका के सदृश है वो मानिए। कितना शानदार प्रश्न है। इनमें से है वो किसने है वो साधारणीकरण की जो स्थिति है वो योग की जो मधुमती भूमिका है उसके है वो समान है वो मानिए। तो इनमें से किसने साधारणीकरण की जो स्थिति है वो योग की मधुमती भूमिका है उसके समान सदस्य है वो मानिए। ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। तो इनमें से वो किसने है जो रस की जो स्थिति है, रस की जो साधारणीकरण की जो स्थिति है वो योग की जो मधुमती भूमिका है उसके सदस्य मानिए। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र और रामविलास शर्मा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है हमारा श्याम सुंदर दास। तो जो श्याम सुंदर दास उन्होंने बोला है कि इसमें जो साधारणीकरण की जो स्थिति है वो योग की जो मधुमती भूमिका है उसके समान है वो होती है। और डॉक्टर नगेंद्र वो एक रसवादी आलोचक हैं वो रहे हैं। और जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने जो भारतीय जो रसवाद है उसको जो लोक मंगलवाद की जो अवधारणा है उससे जोड़ने का कार्य भी किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो भारतीय जो रसवाद है इसको किससे जोड़ दिया है वो है लोक मंगलवाद से। तो इन्होंने जो भारतीय रसवाद है इसको जो लोक मंगलवाद की जो अवधारणा है उससे जोड़ने का काम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है वो किया गया है। चंद्रालोक है वो किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय का ग्रंथ है। तो चंद्रालोक है वो किस काव्य शास्त्रीय जो संप्रदाय है उसका ग्रंथ है। ऑप्शन है हमारे पास रस संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और रीति संप्रदाय। तो जाहिर सी बात है कि जो रस संप्रदाय है उसका जो प्रवर्तन है वो कौन करते हैं। तो जो रस संप्रदाय है उसका जो प्रवर्तन है वो भरत मुनि करते हैं। ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तन है
वो आनंदवर्धन के द्वारा है। अलंकार का जो संप्रदाय का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो वामन के द्वारा, और रीति जो संप्रदाय है वो है वामन के द्वारा है, वो है रीति संप्रदाय, और अलंकार है। तो इस तरीके से चंद्रालोक है वो किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय का है, वो ग्रंथ है। तो चंद्रालोक है, चंद्रालोक के जो रचयिता है वो कौन है, तो चंद्रालोक के जो रचयिता है वो है जयदेव। जयदेव कृत चंद्रालोक ग्रंथ है, और ये अलंकार संप्रदाय का ग्रंथ है, और इसमें जो अलंकारों की जो संख्या है वो 100 मानी गई है। तो जयदेव का जो चंद्रालोक जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, वो है अलंकार संप्रदाय से, और इसमें जो अलंकारों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, 100। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने रस की सत्ता को ग्रामत्व दोष के परिहार है उसमें माना है। तो इनमें से जो किस आचार्य है उसने वो रस की सत्ता को है वो ग्रामत्व दोष है उसके जो परिहार है उसके रूप में वो माना। तो इनमें से किस आचार्य ने रस की जो सत्ता है उसको है वो ग्रामत्व दोष है उसके परिहार है के रूप में माना। तो आप लोग बताइए इनमें से जो कौन सा जो आचार्य है वो रस की जो सत्ता है उसको है वो ग्रामत्व दोष है उसके जो परिहार है उसके रूप में है वो मानता है। ऑप्शन है हमारे पास भरतमुनि, वामहा, दंडी और आनंदवर्धन। तो इनमें से जो कौन सा जो आचार्य है वो रस की सत्ता को है वो ग्रामत्व दोष के परिहार के रूप में मानता है। ऑप्शन है भरतमुनि, वामहा, दंडी और आनंदवर्धन। तो इसका जो सही आंसर है वो है दंडी। जो दंडी हैं वो आचार्य वो रस की जो सत्ता है उसको है वो ग्रामत्व दोष है उसके परिहार है उसके रूप में है वो मान लेते हैं। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने जो रस और अलंकार है उसके अंतर्गत ये वो रस का जो समावेशन है वो कर लिया है। अगला प्रश्न है, आचार्यों के द्वारा रीति के लिए प्रयुक्त विशेषण और महत्व की दृष्टि से सम्मिलित कीजिए। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो रीति की जो अवधारणा है और अन्य जो आचार्य हैं उन्होंने रीति को वो अन्य किस किस नामों से संबोधित किया है ये प्रश्न में है वो पूछा गया है। एक तरफ है मम्मट, वामन, आनंदवर्धन और विश्वनाथ, और दूसरी तरफ है गुण, संगठना, वृत्ति, पद संगठना और चित्त वृत्ति। तो इनमें से हमको देखना है कि इनमें से जो कौन सा आचार्य है वो वृत्ति है उसको वो अलग अलग नामों से है वो संबोधित है वो करने का प्रयास है वो करता है। तो इसमें जो विश्वनाथ हैं वो जिस टर्म का जो प्रयोग करते हैं विश्वनाथ हैं वो करते हैं पद संगठना। तो विश्वनाथ है वो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो करते हैं पद संगठना का। आनंदवर्धन के द्वारा जिस टर्म का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है संगठना। तो सी का है सेकंड और डी का है फोर्थ। फिर मम्मट जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है वृत्ति, और वामन के द्वारा किया जाता है गुण का। तो ये विभिन्न आचार्य भारतीय आचार्य हैं जिन्होंने जो रीति शब्द का जो प्रयोग है वो किस संदर्भ में अलग अलग तरीके से वो किया है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो मम्मट ने है वो किया है वृत्ति का, वामन है गुण के द्वारा, आनंदवर्धन पद संगठना और विश्वनाथ है संगठना। जो ये आंसर है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अश्लीलता की गणना है वो इनमें से वो किस दोष के अंतर्गत वो की जाती है। तो भारतीय जो काव्य शास्त्र है उसमें वो 3 प्रकार के काव्य दोषों की चर्चा वो की जाती है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो भारतीय काव्य शास्त्र में कितने प्रकार के दोष हैं, तो वो हैं 3 प्रकार के दोष। भारतीय काव्य शास्त्र में सामान्यतः दोषों की संख्या वो 3 मानी जाती है, उसमें है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब इसमें पूछा गया कि अश्लीलता की जो गणना है वो किस काव्य शास्त्र के अंतर्गत है वो आती है। तो अश्लीलता की गणना है वो किस काव्य शास्त्र के अंतर्गत आती है, तो वो आती है शब्द दोष के अंतर्गत। तो अश्लीलता जो है वो किस शब्द दोष के अंतर्गत आएगी, वो है शब्द दोष के अंतर्गत। प्रतीकवाद के संदर्भ में असंगत युग में, तो जो प्रतीक है या जो प्रतीकवादी जो आंदोलन चला था उसके संदर्भ में जो असंगत युग में उसकी चर्चा हमको करनी है। प्रतीकवादी आंदोलन है आप उससे चर्चा भी होंगे, और प्रतीकवादी आंदोलन से कारण ही कि जो काव्य में जो रहस्यवादता है वो भी हो जाती है, और किसी भी प्रकार का जो काव्य है उसमें वो एक प्रकार का जो रस दोष है वो भी उत्पन्न है वो प्रतीकवाद से होता है। तो प्रतीकवाद के संदर्भ में असंगत युग में वो क्या ऑप्शन है, प्रतीकवाद, बादलियर, आध्यात्मिक प्रतीक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो प्रतीकों की चर्चा है वो करते भी हैं, और काव्य में रहस्यवाद है वो उनका निबंध भी है महत्वपूर्ण। साहित्यिक प्रतीक है डॉक्टर नगेंद्र, और प्रतीकवादी आंदोलन है पूर्ण सिंह। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का ये प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए कि जो प्रतीकवाद के संदर्भ में असंगत युग में वो क्या। तो प्रतीकवाद है वो बालदियर आंदोलन है प्रतीकवाद के, तो ये तो ऑप्शन सही है। आध्यात्मिक जो प्रतीक है उनकी चर्चा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं, और ये ऑप्शन भी सही है। साहित्यिक प्रतीक है वो डॉक्टर नगेंद्र, ये भी सही है। लेकिन प्रतीकवादी आंदोलन से वो सरदार पूर्ण सिंह है जो डॉक्टर पूर्ण सिंह है वो किसी भी तरीके से वो जुड़े नहीं है। ये द्वितीय युग के एक महत्वपूर्ण निबंधकार है सरदार पूर्ण सिंह, और इनका जो प्रतीकवाद से वो कोई भी संबंध है वो नहीं रहा है।
तो इस तरीके से प्रतीकवाद है वो बादलियर सही है। आध्यात्मिक प्रतिवाद आचार्य रामचंद्र, ये ऑप्शन भी सही है। साहित्यिक प्रतीक डॉक्टर नगेंद्र, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन प्रतीकवादी आंदोलन पूर्ण सिंह, ये ऑप्शन गलत है। सतपुरा के जंगल कविता में किस जनजाति का वर्णन है वो मिलता है? तो सतपुरा के जो जंगल जो कविता है वो किसकी कविता है? ये सतपुरा के जंगल जो कविता है वो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। और भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो अज्ञे द्वारा 1951 में जो दूसरे तार सप्ताह का प्रकाशन किया जाता है उसमें है वो भवानी प्रसाद में शामिल होती हैं। और इसका जो काव्य संग्रह है सतपुरा के जंगल का वो है गीत फरोश। तो सतपुरा के जंगल कविता में किस जनजाति का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है भील, गोंड, मुड़िया और संथाल जनजाति। तो सतपुरा की जंगल जनजाति कविता में किस जनजाति का वर्णन मिलता है? तो वो वर्णन मिलता है गोंड जनजाति का। और साथ ही इसमें होली त्योहार है उसका भी वर्णन मिलता है। आने वाले समय में अभी तो पूछा गया गोंड जनजाति, और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से त्योहार है उसका वर्णन मिलता है, तो वो है होली त्योहार का। अगला प्रश्न है, टी.एस. एलियट ने परंपरा संबंधी सिद्धांत के संबंध में किस धारणा का जो खंडन है वो किया? तो टी.एस. एलियट का परंपरा और निर्विकता का जो सिद्धांत है वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत है। तो टी.एस. एलियट का जो परंपरा और निर्विकता का जो सिद्धांत है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य सिद्धांत है। और ये दोनों जो काव्य सिद्धांत है परंपरा और निर्विकता है वो एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के हैं वो विरोधी हैं, वो नजर आते हैं। तो परंपरा सिद्धांत के संदर्भ में हम देखते हैं, काव्य में परंपरा की अपेक्षा कवि की व्यक्तित्व प्रतिभा का अधिक महत्व होता है। कविता को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानना अनुचित है। परंपरा से तात्पर्य है पूर्ववर्ती इतिहास का बोध, और परंपरा का संबंध प्रत्येक जाति की संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं जीवन दृष्टि है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टी.एस. एलियट है वो परंपरा का जो अर्थ है वो एक विस्तृत संदर्भ में रहते हैं, वो बृहदपूर्ण जो अर्थ है वो लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो कवि होता है उसको जो अपनी पिछली के कवि हैं उनका ज्ञान, परंपरा और इतिहास बोध है उसकी भी जानकारी है वो कवि है होनी चाहिए। और एक कवि है वो आने वाली परंपरा बस उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो करता है। तो परंपरा का संबंध प्रत्येक जाति की संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं जीवन दृष्टि से, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। टी.एस. एलियट के अनुसार जो परंपरा का जो संबंध है वो प्रत्येक जाति की संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं जीवन दृष्टि से है। परंपरा से तात्पर्य है पूर्ववर्ती इतिहास का बोध, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वो बोलते हैं कि जो कवि होता है उसको अपनी जो पूर्ववर्ती जो परंपरा का जो इतिहास बोध है उसका भी ज्ञान है वो होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही है। कविता को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानना वो अनुचित है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। टी.एस. एलियट का जो निर्विकता का जो सिद्धांत है वो बोलता है कि काव्य जो कवि है वो काव्य में है वो सिर्फ अपनी जो भावनाओं की अभिव्यक्ति है वो भी नहीं करता, और कविता को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति भी मानना है वो बिल्कुल है वो अनुचित। और एक कवि होता है वो क्या होता है, एक निर्व्यक्तित्व होता है, वो रचना से वो अनिवार्यता जो दूरी है वो बना है वो रखता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। काव्य में परंपरा की अपेक्षा कवि के व्यक्तित्व प्रतिभा का अधिक महत्व होता है। काव्य में परंपरा की अपेक्षा कवि की व्यक्तित्व प्रतिभा का अधिक महत्व होता है, ये ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। वो कवि की जो व्यक्तित्व प्रतिभा है उतना उसको महत्व नहीं देती हैं जितना कि महत्व परंपरा है उसको है वो टी.एस. एलियट है वो देती हैं। तो इस तरीके से परंपरा का संबंध है वो प्रत्येक जाति की संस्कृति, धर्म, दर्शन एवं जीवन दृष्टि से है, ये ऑप्शन हमारा सही है। परंपरा से तात्पर्य है पूर्ववर्ती इतिहास का बोध, ये ऑप्शन भी सही है। कविता को व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति मानना अनुचित है, ये ऑप्शन भी सही है। और जो ये आंसर है वो सही है। अभी तक तो आपने अगर इन प्रश्नों का अंदाजा लगाया होगा तो इसमें फैक्चुअल है और कॉन्सेप्चुअल वाले जो दोनों प्रश्न है वो चल रहे हैं। और ये प्रश्न आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो अवधारणात्मक समझ है वो बेहतर होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो फैंटेसी के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो है फैंटेसी की, और आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में है वो मुक्तिबोध और श्रीकांत वर्मा ने है वो फैंटेसी का वो बड़ा ही जो महत्वपूर्ण जो प्रयोग है वो किया है। तो इसमें ऑप्शन है फ्रॉइड के अनुसार स्वप्नगत फैंटेसी जीवनगत अनुभवों का विघटित रूपांकन है। फिर इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबलंबियों से है। फैंटेसी है वो मनोविज्ञान का संबंध है, और फैंटेसी मुक्तिबोध की फैंटेसी है वो सामूहिक अवचेतन को है वो प्रकाशित है वो नहीं करती है। तो इस तरीके से हमारे जो चार ऑप्शन है वो है, और उनमें से देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो मुक्तिबोध की जो फैंटेसी है वो सामूहिक
अवचेतन को प्रकाशित नहीं करती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मुक्तिबोध की जो फैंटेसी है वो सामूहिक अवचेतन है, उसको भली भांति प्रकाशित करती है। उनकी चाहे वह ब्रह्मराक्षस कविता हो या अंधेरे में कविता हो या फिर चंबल की घाटी में, इन तीनों की तीनों जो कविता हैं उसमें, या मुक्तिबोध का जो काव्य है उसमें फैंटेसी वो सामूहिक अवचेतन है, उसको भली भांति प्रकाशित है वो करती है। फैंटेसी है वो मनोविज्ञान का संबंध है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि जो फैंटेसी वो मनोविज्ञान के संबंध के अंतर्गत आता है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंब लंबियों से है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंब लंबियों से, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और फ्रॉड के अनुसार ये ऑप्शन भी सही है। तो इस तरीके से जो ये ऑप्शन है वो हमारा गलत है और उसी को गलत को हमको इस ऑप्शन में चुनना था। अनुकरण के संबंध में जो गलत कथन है वो करना क्या है, तो अनुकरण की चर्चा की गई है और यहाँ पर अनुकरण की चर्चा कौन सी की गई है, वो है अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो। प्लेटो और अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो भी नजर आता है। अरस्तु ने कलाकार की ही तरह कवि को अनुकर्ता माना है। अरस्तु ने कलाकार की ही तरह कवि को अनुकर्ता माना है। अरस्तु ने कलाकार की तरह ही कवि को भी अनुकर्ता माना है, ये ऑप्शन सही है। अनुकरण तो उसी वस्तु का होता है जिसकी सत्ता थी या है, जो वस्तु प्रत्यक्ष दिख रही है जिसकी सत्ता थी या है, अनुकरण है वो उसी का होता है। ये अरस्तु का बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कलाकार वस्तु सत्ता के अभाव में भी कल्पना के द्वारा कलाकृति की सृष्टि कर सकता है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अनुकरण वो दृश्य जगत की स्थूल अनुकृति है, ये ऑप्शन वो गलत है। स्थूल नहीं है बल्कि वो क्या है, सूक्ष्म अनुकृति। और हमको क्या देखना था, गलत थी जो स्टेटमेंट है वो देखना था। और इस तरीके से जो 11 का जो डी आंसर है वो हमारा सही है। तो अनुकरण के संबंध में जो अरस्तु है वो क्या क्या बात है वो बोलते हैं। तो अरस्तु ने कलाकार की तरह ही कवि को अनुकर्ता माना, तो अरस्तु ने कलाकार की तरह ही कवि को अनुकर्ता माना है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुकरण तो उसी वस्तु का होता है जिसकी सत्ता थी या है, ये ऑप्शन भी सही है। और कलाकार वस्तु सत्ता के अभाव में भी कल्पना के द्वारा कलाकार की सृष्टि कर सकता है, जो सी ऑप्शन वो सही है। और जो डी आंसर वो गलत है। अनुकरण अब दृश्य वस्तु की स्थूल अनुकृति है। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति की है वो कितने भेद हैं वो मानते हैं। तो जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसके जो प्रणेता है वो कौन है, वो आचार्य कुंतक है। और कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं, 4, 10, 8 और 36। तो जो कुंतक हैं वो वैसे तो जो वक्रोक्ति है उसके जो भेदों की जो संख्या है वो कितनी मानते हैं, 38। वो कुल मिला के जो वक्रोक्ति की जो भेदों की जो संख्या है वो 38 मानते हैं, लेकिन इन 38 को वो 6 अन्य भागों में बांट देते हैं। इस तरीके से वो 6 आंसर है उसका सही है। तो वैसे वो कुंतक वक्रोक्ति को जो भेदों की संख्या है वो 38 मानते हैं, फिर बाद में विभिन्न प्रकार के भाग के माध्यम से उसको 6 संख्या है उसकी स्वीकारते हैं वो करते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना को कोलरिज ने वो क्या है। तो कोलरिज का जो कल्पना का जो सिद्धांत है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कोलरिज का जो कल्पना का सिद्धांत है वो क्या है। तो इसमें जो कल्पना है और फैंटेसी है उसके बीच में भी अंतर करते हैं। और कल्पना है ये 2 प्रकार की होती है, एक है प्राथमिक और गौण मुख्य, और प्राथमिक और द्वितीयक मुख्य और गौण। तो कल्पना को कोलरिज ने क्या माना, ऑप्शन है प्राकृतिक शक्ति, मानवीय शक्ति, पैतृक शक्ति और ईश्वरीय शक्ति। तो कल्पना को है वो कोलरिज है वो क्या मान रहे हैं, प्राकृतिक शक्ति, मानवीय शक्ति, पैतृक शक्ति और ईश्वरीय शक्ति। तो कोलरिज का जो कल्पना सिद्धांत है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और कोलरिज है वो कल्पना को वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं ईश्वरीय शक्ति। तो कोलरिज है वो कल्पना को क्या मानते हैं, ईश्वरीय शक्ति। लॉन्जेनाइस के अनुसार है वो उदात्त के अवरोधक तत्वों में से कौन सा नहीं है। तो लॉन्जेनाइस का जो उदात्त का जो सिद्धांत है तो उसके अनुसार है वो उसके अवरोधक तत्वों में कौन सा नहीं है। तो वो 3 प्रकार के जो अवरोधक तत्व उनकी चर्चा करते हैं, शब्दांबर, भावाडंबर, भागाडंबर और बालिस्ता या बचकनापन। तो लॉन्जेनाइस के अनुसार उदात्त के लॉन्जेनाइस है वो उदात्त में 3 प्रकार के जो अवरोधक तत्व हैं उनकी चर्चा करनी है और उनमें से हमको देखना है कि उसमें कौन सा शामिल नहीं है। वो शब्दाडंबर है उसकी चर्चा करते हैं, भावाडंबर की भी चर्चा करते हैं, वो बलस्ता और बचकानापन उनकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी है वो भागाडंबर है इसकी चर्चा है वो नहीं करते हैं। तो जो सी आंसर है वो हमारा गलत है। तो लॉन्जेनाइस के अनुसार है वो उदात्त के अवरोधक तत्वों में कौन सा है वो सही नहीं है, तो वो है भागाडंबर। इसके अलावा शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिस्तापन और बचकानापन इन तीनों की चर्चा है वो करते हैं। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की जो संख्या है वो कितनी मानी है। तो हमारे पास जो काव्य गुण है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, माधुर्य और उज। तो काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के, प्रसाद, माधुर्य और ओज। और आनंद वर्धन है काव्य गुणों की संख्या वो कितनी ही मानी है, वो भी मानती है 3। तो आनंद वर्धन है वो काव्य गुणों की जो संख्या है वो कितनी मानती है, 3, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया प्रतीकवाद वाला। गणपति चंद्र, ये प्रतीकवाद वाले की इसकी हम चर्चा कर ले। प्रतीकवादी आंदोलन जो पूर्ण सिंह है इसका वो आंसर है वो गलत है। अब है ये आपका जो प्रश्न है वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और आप धारणात्मक समझ के प्रश्न है, और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है। एक तरफ है काव्य शैली की भाय साज सज्जा, काव्य के स्वाभाविक गुण, शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता आदि, अर्थ की व्यंग्यात्मकता और अर्थ की लाक्षणिकता। तो एक तरफ है, और दूसरी तरफ है हमारे पास ऑप्शन वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार और रीति। तो एक तरफ है काव्य की जो अवधारणा और समझ है, और दूसरी तो काव्य शैली की भाय साज सज्जा। तो काव्य शैली की जो भाय साज सज्जा वो क्या होती है, ऑप्शन है वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार और रीति। तो जो काव्य शैली की जो भाय साज सज्जा होंगे वो जाहिर सी बात है वो क्या है, अलंकार। और अलंकारों को वो काव्य सज्जा की जो बाहरी है वो चीजें मानी जाती है। काव्य के स्वाभाविक गुण, शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता। तो काव्य के जो स्वाभाविक गुणों की जो चर्चा है वो किसमें की जाती है, वो की जाती है रीति सिद्धांत में। फिर है अर्थ की व्यंग्यात्मकता। एक आपने दो टर्मों को प्रयोग किया होगा, व्यंग्यात्मकता और वाच्यार्थ। जहां पर जो काव्य में है वो वाच्यार्थ से ज्यादा वो व्यंग्यात्मकता नजर आती है, वहीं पर वो क्या है, वो ध्वनि सिद्धांत है वो नजर आता है। तो व्यंग्यात्मकता का संबंध है वो किससे है, वो ध्वनि सिद्धांत से है। और जो अर्थ की जो लाक्षणिकता है वो किससे तात्पर्य रखती है, वो रखती है वक्रोक्ति है वो सिद्धांत से। तो काव्य शैली के जो बाय साज सज्जा है वो कौन है, वो हमारे अलंकार हैं। काव्य के स्वाभाविक गुण, शुद्धता, संक्षिप्तता, स्पष्टता है वो क्या है, रीति। अर्थ की व्यंग्यात्मकता है, इसका जो संबंध है वो किससे होता है, वो ध्वनि। और अर्थ की जो लाक्षणिकता है वो कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षण बनाने के लिए कितनी विधियों हैं, उन पर जो प्रकाश है वो डाला गया। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रूपवादी जो सिद्धांत है कि काव्य को रूप को आकर्षण बनाने के लिए वो कितनी विधियों पर प्रकाश है वो डाला गया। ऑप्शन है 2, 4, 5 और 1। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षण बनाने के लिए कितनी विधियों पर प्रकाश डाला गया। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न है। ऑप्शन है 2, 4, 5 और 1। तो इसका जो आंसर है वो है 4। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षक बनाने के लिए कितनी विधियों पर प्रकाश डाला गया है, वो है 4। इसमें एक तरफ तो वो नाद सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य, लाक्षणिकता और बाह्य अलंकार और अलंकार, इन सभी की जो चर्चा है वो करती है। नेहे ना निर्णु को कछु उपजी बड़ी बलाया, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। इनमें है वो कौन सा जो अलंकार है उसकी चर्चा करती है। ये बिहारी का है, वो धोआ है। तो नेहे ना निर्णु को कछु उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे प्रति रहे और तऊ न प्यास बुझाए। तो जाहिर सी बात है इसमें बिना कारण के वो कार्य की अवधारणा हो रही है, तो इसमें जो अलंकार होगा उसको हम बोलते हैं विशेषोक्ति। तो नेहे ना निर्णु को कछु उपजी बड़ी बुलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तनु न प्यास बुझाए। तो इसका जो आंसर है वो है कौन सा अलंकार है इसमें, विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, कौन सा जो विकल्प है वो असंगत है। काव्य सिद्धांत सुरती मिश्र, रस पीयूष निधि सोमनाथ, काव्य सरोज श्रीपति और कवि कल्पद्रुम कुमार भट्टम। तो एक है कवि कल्पद्रुम और एक है काव्य कल्पद्रुम। तो सेनापति की दो रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। तो यहाँ पर कवि कल्पद्रुम की चर्चा की गई, तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो काव्य सिद्धांत सूरती मिश्र, तो ये तो विकल्प है वो संगत है। सोमनाथ की रस पीयूष निधि है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। काव्य सरोज वो श्रीपति की है, तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन जो कवि कल्पद्रुम है वो कुमार भट्ट की नहीं है, बल्कि किसकी रचना है, वो है श्रीपति की। तो पहला जो ऑप्शन है सूरती मिश्र का काव्य सिद्धांत, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। काव्य सिद्धांत है वो सूरती मिश्र का है, रस पीयूष निधि सोमनाथ का है, काव्य सरोज है वो श्रीपति का है। अगला प्रश्न है, और जो कवि कल्पद्रुम है वो किसका है, श्रीपति का। नैसर्गी च पृथ्वा श्रुतम च बहु निर्मलम आमानंदम श्री योगानुसरम कारणम काव्य संपादम। काव्य हेतु की ये जो परिभाषा है
वो किस आचार्य ने वो दिया। तो काव्य युतियों के लिए भारतीय काव्य शास्त्र, उसमें 3 बातों की वो चर्चा वो की गई है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो काव्य युतियों के लिए 3 चीजों की बात है वो भारतीय काव्य शास्त्र है उसमें की गई है। तो एक तो है प्रतिभा, फिर है व्युत्पत्ति और तीसरा है वो है अभ्यास। और इनमें सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है भारतीय काव्य शास्त्र में वो है प्रतिभा को, और व्युत्पत्ति और अभ्यास इन दोनों को जो ज्यादा महत्व देते हैं वो है राजशेखर। तो इसमें नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम आमानंदम श्रीम युगोड़सम कारणम काव्य संपदम आचार्य वामन दंडी और आचार्य रुद्रट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो काव्य हेतु है उसके संदर्भ में किसका, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है आचार्य दंडी का, नैसर्गिक च प्रतिभा। अगला प्रश्न है, रस लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, किस आचार्य के द्वारा स्थापना दी गई है। बहुत शानदार प्रश्न है और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है कि रस लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, किस आचार्य के द्वारा है वो ये स्थापना है वो की गई है। तो रस है वो लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, ये किस आचार्य के द्वारा स्थापना दी गई है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, भट्ट नायक का साधारणीकरण भावकत्व एवं भोजकत्व, शंकुक का न्यास शास्त्र या अनुमतिवाद, और अंत में है अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो रस है वो लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, ये जो स्टेटमेंट है वो श्री शंकुक का न्यास शास्त्र है या अनुमतिवाद से। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है कि रस है वो लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, शंकुक का न्यास शास्त्र या अनुमतिवाद। एक ग्रंथ है और इनको है वो क्रम के अनुसार वो लगाना है, काव्य मीमांसा, काव्य दर्पण, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति और श्रृंगार प्रकाश है, फिर भोजराज, रामदहीन मिश्र, बामन है और राजशेखर। तो एक तरफ जो भारतीय नाट्य शास्त्र है उनके जो ग्रंथ हैं और दूसरी तरफ भारतीय नाट्य शास्त्र ने कौन से ग्रंथों का जो रचनाक्रम किया वो है। तो काव्य मीमांसा है वो किसका है, तो काव्य मीमांसा है वो है राजशेखर का। फिर है काव्य दर्पण है तो वो है रामदहीन मिश्र का, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति बामन, और श्रृंगार प्रकाश है वो है भोजराज का। ये भोजराज नहीं है, ये है भोजराज। तो काव्य मीमांसा राजशेखर फर्स्ट का, फोर्थ ये इसमें जो स्टेटमेंट वो गलत होंगे। काव्य मीमांसा है वो किसका, राजशेखर का, काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र का, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है वो बामन का है, और श्रृंगार प्रकाश है वो है भोजराज का। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन भी रिपीटेशन हो गया। तो ये वो वाला प्रश्न, काव्य मीमांसा है तो वो है राजशेखर का, फर्स्ट का, फोर्थ है। काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है वो बामन है, और श्रृंगार प्रकाश है वो है भोजराज। तो डी आंसर है वो सही है। महान रचनाकार है वो निर्व्यक्तिक होता है, कविता बड़ा ही शानदार स्टेटमेंट है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तभी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो दिया जाएगा, ना कि ये फैक्चुअल डाटा है। स्टेटमेंट है, महान रचनाकार निर्व्यक्तिक होता है, कविता भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति नहीं है, भय भाव से मुक्ति है, भय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की आकांक्षा का अर्थ क्या होता है। यह कथन है वो किसका, कितना शानदार है वो स्टेटमेंट है वो दिया गया कि महान जो रचनाकार है वो निर्व्यक्तिक होता है, कविता है वो भाव की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है वो नहीं है, भय भाव से मुक्ति है, भय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से मुक्ति है, किंतु निश्चय ही जिनमें व्यक्तित्व और भाव है वे ही यह जान सकते हैं कि उनसे मुक्ति की जो आकांक्षा का जो अर्थ है वो क्या है। ऑप्शन है अरस्तु। तो अरस्तु के जो सिद्धांत हैं उसमें एक अनुकरण है और त्रासदी और विरेचन। लॉन्जिनाइस है वो अपने उदात्त सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, कॉलरेज है कल्पना का सिद्धांत, और टी एस एलियट का जो सिद्धांत है वो है परंपरा और निर्व्यक्तता का सिद्धांत। और यहाँ पर जो टी एस एलियट है उनकी है वो निर्व्यक्तता का जो सिद्धांत है उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस बात की चर्चा की गई है वो है टी एस एलियट का निर्व्यक्तता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अरस्तु की जो काव्य शास्त्र संबंधी जो कृति है वो कौन सी है। तो अरस्तु की जो काव्य शास्त्र की जो कृति है वो कौन सी, ऑप्शन है वसीयतनामा, पेरिपोइटोसिस, तेकनेस, रिटोरिक्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु की जो काव्य शास्त्र संबंधी, अरस्तु वैसे तो अरस्तु ने बहुत विभिन्न प्रकार के जो काव्य ग्रंथ हैं जो
पुस्तकों हैं उनका अध्ययन किया। तो इसमें जिस पुस्तक की चर्चा की गई है वो है काव्य शास्त्र, और इसका जो अरस्तु का जो ग्रंथ है उनकी जो नाम है वो है पेरिपोएटिक्स, और इसमें जो ग्रंथ है उसमें वो 26 अध्याय हैं वो मौजूद है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अरस्तु के जो काव्य शास्त्र का ग्रंथ है पेरिपोएटिक्स है उसमें जो कितने अध्याय हैं, तो उसमें है वो 26 अध्याय। लॉन्जिनाइस के ग्रंथ का है वो नाम बताइए। तो लॉन्जिनाइस का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? तो लॉन्जिनाइस का जो सिद्धांत कहलाता है वो कहलाता है उदात्त का सिद्धांत। ऑप्शन है पेरिपोइसिस, पोएटिक्स, इयोन और रिपब्लिक। तो ये जो रिपब्लिक है तो ये तो है वो प्लेटो की है वो रचना है। इयोन और प्लेटो की रिपब्लिक है, और इयोन है ये भी जो रचना है वो किसकी है? प्लेटो की। और ये पेरिपोइसिस है, इसी को ऑन द सबलाइम बोलते हैं, ये जो रचना है वो है लॉन्जिनाइस की। तो लॉन्जिनाइस की जो रचना है जिसमें उदात्त ग्रंथ उदात्त की जो चर्चा वो की गई है वो है पेरिपोइस, और इसी को ऑन द सबलाइम भी बोलते हैं। और इसमें है ये भाषा, और इसमें जो जिस बात की चर्चा वो की गई है वो है भाषण शास्त्र की। तो इसमें है वो भाषण शास्त्र का वो शास्त्रीय विवेचन है वो नजर आता है। तो पेरिपोइसिस है उसमें भाषण शास्त्र, और भाषण शास्त्र का जो काव्य विवेचन है वो नजर आएगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लॉन्जिनाइस की जो पुस्तक है पेरिपोइसिस है उसमें भाषण शास्त्र और भाषण शास्त्र का काव्य विवेचन है वो नजर आता है। अगला प्रश्न है महाकाव्य के संबंध में है असत्य कथन है वो हमको देखना है। तो महाकाव्य है तो उनका जो असत्य, महाकाव्य के संदर्भ में जो असत्य कथन है उसकी चर्चा वो हमको करनी है। इसका कथानायक है वो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना है। इसका ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है, और उक्ति वैचित्र है वो इसका है वो प्राण है, तत्व है वो होता है। तो महाकाव्य के संदर्भ में जो कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका कथानायक है वो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, तो बिल्कुल सही है कि इसका जो कथानायक वो महाकाव्य वो नायक है वो धीर उदात्त व्यक्ति होता है और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। महाकाव्य वो सर्गबद्ध रचना है, बिल्कुल सही। महाकाव्य में 8 या 8 से ज्यादा वो सर्ग है वो होने चाहिए सामान्यतः, तो ये सर्गबद्ध रचना है। इसका ध्येय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति होती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो महाकाव्य के संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका कथानक है वो इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होता है और धीरोदात्त इत्यादि गुण होने चाहिए। सर्गबद्ध रचना है, 8 या 8 से ज्यादा सर्ग होने चाहिए। 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होना चाहिए। और उक्ति वैचित्र है वो इसका प्राण तत्व है, ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। उक्ति वैचित्र है वो इसका प्राण तत्व है, महाकाव्य का नहीं है। तो जो डी आंसर वो हमारा सही होगा। भक्ति के साधारण सिद्धांतों को स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में है वो विवेचित है वो किया है। तो भक्ति का जो स्वामी हरिदास है इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा है? तो भक्ति के जो साधारण सिद्धांत है स्वामी हरिदास ने कितने सिद्धांत? तो निजमत सिद्धांत, सिद्धांत के पद, कीलीमाल और हितवाणी। तो इनमें भक्ति के जो सिद्धांत है स्वामी हरिदास ने अपनी किस कृति में किया? तो वो है सिद्धांत के पद। सिद्धांत के पद में ही उनके जो भक्ति के जो सामान्य सिद्धांत है वो नजर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन है वो वस्तुवादी सिद्धांत? बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वो कौन है वो वस्तुवादी सिद्धांत? ऑप्शन है अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। तो औचित्य सिद्धांत है उसके प्रणेता वो है क्षेमेंद्र।